हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे रीट मेंस एग्जाम पास आता जा रहा है, एक अलग ही बेचैनी, एक अलग ही डर सता रहा है कि कैसे क्या होगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे पेपर अटेंड होगा, साथ ही साथ कैसे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत से विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे, जबकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, रिवीजन भी चल रहा है, प्रैक्टिस भी चल रही है, फिर भी कहीं ना कहीं अलग सा एक डर है, एक दबाव सा आपको फील हो रहा होगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन और प्रैक्टिस आधा अधूरा सा चल रहा है। तो ऐसे में आप सभी को कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि जिनका सिलेबस हो गया है उन्हें वो पावर मिले, वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरा हो सकता है, और जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी अपना सिलेबस कर सके और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आ सके कि हाँ मैं बहुत अच्छा करते हुए सिलेक्शन की ओर बढ़ सकता हूँ। तो आज आपके हर एक बिंदु का जवाब भी मैं यहाँ दूंगी, और लास्ट टाइम पर मैंने और कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जो अप्लाई की थी जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि एक हाउसवाइफ होते हुए जब आप तैयारी करते हैं या फिर आप नॉर्मली भी तैयारी करते हैं तो भी एक प्रेशर क्रिएट होना, समय ना मिलना, या फिर लास्ट टाइम में वो हड़बड़ी अपने 10 विचारों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी जो आपको ये 30 दिन या फिर थोड़ा सा ये जो समय दिखाई दे रहा है ना, ऐसा दिखाई दे रहा होगा अरे एग्जाम तो आ गई, अभी तो देखो वहां पर मेरा सेंटर आएगा, कैसे मैं जाऊं, किससे बात करूं, उससे पूछती हूँ उसका सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ, अरे वो लोग क्या कर रहे हैं, अब लास्ट टाइम पर वो कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, मैंने तो कर लिया, पूरा सिलेबस भी नहीं हुआ है, मेरा होगा मेरा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मतलब अनगिनत प्रेशर क्रिएट, ऊपर से घर वालों के जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ आप इतना करोगे, आप ऐसे आगे बढ़ोगे, हाँ मेरे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आप पर हावी भी होता है, आपको उन्हें भी हैंडल करना होता है। आज हम हर एक बात पर यहाँ विचार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक बात मैं आपसे कह दूं, अपने ऊपर ही आपको विश्वास करना चाहिए, अपनी ही स्ट्रेटेजी पर विश्वास करना चाहिए और अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं निखारेंगे, अपने आप को नहीं परखेंगे, तब तक हम उस चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं है, हम एग्जाम को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। तो आप हर दिन ये सोचें कि मेरा हो सकता है, और जो भी समय मेरे पास बचा है ना, इसे मुझे डबल बनाना है। इस डबल मेहनत करते हुए जो भी मैं करूं बेस्ट करूं। कि माना अब तक लापरवाही हो गई जो हो गई, लेकिन अब जो समय है उसमें मैं जो पढ़ूं शानदार पढ़ूं, उस पर अपनी पकड़ बनाऊं, उससे कोई क्वेश्चन मेरे से ना छूटे। कि जब भी मैं पेपर अटेंड करूं और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एकदम फैक्ट है, आप इस बात को समझ जाएं कि मैं जो पढ़ूं ना वो बहुत शानदार मुझे पढ़ना है, और इस लेवल का पढ़ना है कि उसमें डाउट ना रहे। कि हाँ, अगर वो क्वेश्चन है 4 ऑप्शन से तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि यार पढ़ा हुआ तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है इनमें से कौन सा सही होगा। वो वाली कंडीशन तो बिल्कुल ना हो। आप जो पढ़े परफेक्ट पढ़े, जल्दबाजी में ना पढ़े। क्योंकि पता है समय बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब आपसे कहूं कि पूरा सिलेबस कर लो, आपका पूरा सिलेबस होगा तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पेपर बनाता है वो तीनों कंडीशंस पे क्वेश्चंस देता है। पहला, आपके लिए बिल्कुल सरसरे क्वेश्चन, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहा है, जैसा आपने पढ़ा था एज इट इज सीधा सीधा लिखा हुआ आपको वहां मिल जाता है। ऐसा क्वेश्चन होता है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस में, मतलब बिल्कुल लाइट क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है मिडिल टाइप का क्वेश्चन कि जो आप पढ़ रहे थे उसी को हल्का सा घुमा फिरा कर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया और अब आपको उसका जवाब देना है। मतलब एक मिडिल टाइप का क्वेश्चन जो कि टफ में भी गिना जा सकता है और इजी में भी गिना जा सकता है। और एक लेवल होता है टफ का, कि मतलब उस टॉपिक में से जितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, जितनी गहराई से, जितना उसको घुमा फिरा कर जैसा भी बनाया जा सकता था, वो भी क्वेश्चन का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। और बस यहीं पर हम फंसते हैं कि हमने
जो तैयारी की थी उससे हमें वो लाइट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, साथ में मिडिल टाइप भी हम अटेंड कर लेते हैं, और वो जो टफ वाला लेवल आता है ना, और उस टफ वाले में हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस डाउन गिरता है, बहुत गिरता है वहां पे, ठीक है, और हम टूट से जाते हैं और अपना जो भी पढ़ के जाते हैं ना वहां पर हार जाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि वो टफ क्वेश्चन है ना, आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन अटेंड करने लगते हैं, 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़े से लाइट, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े से और लाइट, मतलब इस तरीके से पेपर को डिजाइन किया जाता है कि जो कंपटीशन है वो रियल में रह सके। तो आप जैसे क्या करते हैं, पेपर अटेंड करने लगे, आप जैसे क्यों, हर कोई, मेरा जैसा भी एक बार तो यही गलती करेगा कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर अटेंड करने लगते हैं, उन 4-5 क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं, वो एक अलग लेवल पे होते हैं, और वैसा माना बाय मिस्टेक हमने वैसा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो फिर हम धाराशायी हो जाते हैं, मतलब वही ढेर, हमें पेपर नहीं आएगा ये मन को मान लेते हैं, और हम सोचते ही नहीं है कि आगे भी कुछ अच्छा हो सकता है, हम वहीं पर गिर जाते हैं, और वहीं पर बहुत से स्टूडेंट्स अपना जो मनोबल है वो गिरा लेते हैं, और वहीं पर ही हार उनकी निश्चित हो जाती है। तभी तो इतनी भीड़ में से कुछ हजार बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। तो एक तो आपको ये नहीं करना है कि आप ये सोचे कि ऐसे क्वेश्चन आ गए मेरा नहीं होगा। आप पेपर को अच्छे से पढ़े, जितना आपको आए उतना बेस्ट करके आना है। और यही गलती हम टेस्ट सीरीज में भी करते हैं कि हम कुछ एक क्वेश्चन की वजह से जो अच्छा कर सकते थे उसे भी नहीं कर पाते, और अपने कॉन्फिडेंस को भी गिरा लेते हैं कि जब टेस्ट ही अच्छे नहीं जा रहे हैं तो कैसे पेपर अच्छा जाएगा। तो कभी भी अपने आप को कम ना आके, जो आज अच्छा नहीं हुआ वो कल अच्छा होगा। पेपर अगर आपको स्टार्टिंग में अच्छा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे पेपर का लेवल शायद कम हो सकता है, और आपको उसमें से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। हर जगह आपकी टेस्टिंग होती है कि आप कितने ज्यादा धैर्यवान हैं, कितने ज्यादा आप समझदारी दिखा रहे हैं, कितने ज्यादा आप मैच्योर है, जिसकी वजह से आप एक अध्यापक बन सकते हैं, कल को धैर्य के साथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को समझ सकते हैं, और कैसे आप उनके साथ अपना कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। हमें हर लेवल पर परख कर वहां तक पहुंचाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो पढ़ें बहुत अच्छा पढ़े, ये सोचे कि इस टॉपिक में से हर लेवल का क्वेश्चन बनता है तो मैं उसे अटेंड कर लूं। क्लियर हो गया। अब बात है सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। जितना हो गया, ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी तक बुक नहीं उठाई है। जिसने तैयारी करने का सोचा है उसने बुक भी खरीदी है, बुक भी उठाई है, लेकिन कभी इधर से पढ़ लिया, कभी उधर से पढ़ लिया, कभी यहाँ से पढ़ लिया, कुछ भी एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ है, और बहुत कम कम आपने पढ़ करके अपना थोड़ा बहुत सिलेबस किया है। तो जो किया है उसे रिवाइज करना स्टार्ट कर दो कि जो मैंने किया था वो टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से आ जाएं और उन पर मेरी पकड़ बन जाए। अब बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें अब पढ़कर आप एक अच्छा स्कोर वहां पर ला सकते हैं। आपको अगर पिछले ईयर्स के पेपर्स के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रहा हो तो आपने देखा होगा कि शिक्षण विधियां एक बहुत अच्छा रोल निभा रही हैं। तो आप कुछ ऐसा करें कि शिक्षण विधियां जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसे एक बार पढ़ें, ठीक है, अच्छे से उन्हें समझें। ज्यादातर सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां भी सेम सी हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक सेम से हैं, तो आप कोशिश करें कि उन्हें समराइज करें, अपने लिए अपनी लैंग्वेज तक लेकर आएं और उन पर काम करना स्टार्ट करें। इन दिनों सर्दियों के दिन है तो आपको बस ये सोचना है कि मेरे लिए मेरा रूम भला, मेरे जहाँ कहीं पे मैं बैठूं वो जगह भली, मैं मुझे वही समय गुजारना है। अगर आप इन दिनों कुछ काम टालते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक दिन छोड़कर एक दिन नहाते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय इस थोड़े से दिनों को, आपको मान लीजिए 30 दिन है तो 30 दिनों को 60 दिन में बदलना है। ऐसा तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके काम कंप्लीट होगा ना। तो आपको बस अब लग जाना है और वो स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि सिलेक्शन हो सके। जिसमें मैंने एक टॉपिक बता दिया है, शिक्षण विधियां। यकीन मानिए शिक्षण विधियों पर आपको पकड़ बना लेनी चाहिए और जितना हो सके उन्हें अपने लेवल पे तैयार कर लेना चाहिए। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए। इसमें आपकी मदद कर सकती है, जो भी आपके पास बुक है उसे अच्छे से पढ़ लेना, और जो भी आपको लगे कि हाँ इसके लिए ये क्वेश्चंस वाली
बुकलेट आती है वो आप ले आइए, उससे भी सारा सॉल्व करके देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरा जो अहम रोल निभाएगी वो है राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, कला संस्कृति वगैरह के लिए अगर आप कहें कि बहुत वाइड सिलेबस है मैम, पूरा तो हुआ ही नहीं है, अब कैसे तैयार होगा, तो जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हें एज इट इज रिवाइज कर लीजिए, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए केवल इतना है कि दिशा की बुक आती है, दिशा की बुक में आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए। अगर कला एंड संस्कृति भी नहीं ला सकते तो ज्योग्राफी वाली तो जरूर ले आए, और उसे कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो भी थ्योरी डाली गई है उसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और आपका क्वेश्चन काफी हद तक अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके पास बुक्स है, ठीक है, उसमें केवल पुराने पेपर्स में आए हुए जो टॉपिक्स हैं, अगर आप उन्हें भी अब तैयार कर लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ आप अपने सब्जेक्ट पर जितना भी अच्छा तैयार हुआ है उसे देख ले। उसके लिए जो भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट होगी, अब तक के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, अब तक के पेपर्स में आए हुए हैं, उन टॉपिक्स को उठाकर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो कोई भी काम को आप इजी बना सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी का मैंने बताया कि अगर आपकी ज्योग्राफी वैसे कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ एक टॉपिक ही कंप्लीट हुए हैं, तो केवल रीट मेंस का आपको सिलेबस उठाना है, उसमें ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक दिए हुए वो उठाने हैं, दिशा की बुक उठानी है और उसमें से वो टॉपिक टिक मार्क करने की, बस ये टॉपिक्स को मुझे पढ़ना है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस है, कैसे थ्योरी है, वो आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका काफी काम इजी हो जाएगा। ऐसा ही कला संस्कृति के लिए भी आप कर सकते हैं, इतिहास के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है। शिक्षण विधिया और साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, इसे भी आप इसी लेवल पर कंप्लीट कर सकते हैं कि जो आपके लिए बेस्ट हो सके वहां से पढ़े। 2000 RT 2009 छूटेगा नहीं क्वेश्चन। 2000 जो अपनी बी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापक आप कहाँ के बन रहे हैं, या तो L1 के या L2 के, तो आपको बच्चों के बारे में समझ होनी चाहिए। साइकोलॉजी में आपको बाल विकास पे फोकस करना चाहिए, मतलब बाल विकास वाला जो टॉपिक है उसमें बाल्यावस्था तक आपके क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, तो एक बार आप उस पर फोकस करें। आप ये ना सोचे कि कौन ये कह रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कोई ये कह रहा है कि आप इतने क्वेश्चन अटेंड करके आओ, या फिर ये DPC हो रही है, नई रीट आने वाली है, रीट मेंस वापस से होने वाली है, इतने पदों पर होने वाली है, अच्छा है होने वाली है तो ये तैयारी वहां भी काम आ जाएगी। लेकिन अभी आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आने वाली जो एग्जाम है उस पर फोकस होना चाहिए, उसे ही फाइट करने के बारे में सोचना चाहिए। काय को हम 1-2 साल और बिगाड़ने के बारे में सोचे, फिलहाल हमें ये सोचना है कि इस एग्जाम को कैसे फाइट कर लूं, कैसे जो मुझे सालों की मेहनत करते हुए वापस वहां रीट मेंस देने जाना है, उससे बेटर ये है कि इस एक महीने को ही कई महीनों के बराबर मेहनत कर लूं। बहुत इजी है, बहुत समय बच रहा है, ऐसा विचार तो हम कर सकते हैं ना अपने मन में कि हाँ अगर मैंने आज कर लिया तो कई साल बचा लेंगे। तो आज आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी गलतियां हुई थी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था, तो उसकी भरपाई अभी करनी है, जिसके लिए आप जो भी तरीका अपनाइए। जैसे प्रैक्टिस सेट का मैंने बता दिया, आप दिशा से कर सकते हैं, आपने कहीं से नोट्स वगैरह लिए हैं तो आप उनसे कर सकते हैं, आपकी बुक्स अगर आपने एक बार पढ़ ली है तो आप उनसे कर सकते हैं, आपको जैसे भी सही लगे। कुल मिलाकर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और मेन पॉइंट ये है कि आप क्या करें, पुराने पेपर्स पे फोकस करें कि अब तक जो भी पेपर्स हुए हैं उनके अनुसार ही मैं तैयारी करूं, और आसपास जो भी पेपर अभी हुए हैं उसे भी मैं लेकर चलूं। करंट पर आप इतना समय जरूर दें कि खेल खिलाड़ी हो जाए, पुरस्कार हो जाए, योजनाएं हो जाए। मैंने करंट अफेयर पे पूरा एक वीडियो भी बनाया था कि आपको किन किन बातों पे फोकस करना चाहिए। योजनाएं तो जरूर पढ़ लें, योजनाओं पर आपकी पकड़ होनी ही चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। उम्मीद है आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, अपने अपने आप को परखेंगे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखेंगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट।